हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के सब्जेक्ट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आ गया हूँ। 14 तक अपन को चलना है। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है अपना माइकल साहब की पोर्टर का 5 एनालिसिस। माइकल साहब पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस इनका कहा जाता है। 5 फोर्स एनालिसिस के नाम से भी आ सकता है, माइकल पोर्टर के नाम से भी आ सकता है, पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस के नाम से भी आ सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। केस स्टडी के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार हमने देखा है कि वो पूछेगा कि एक कंपनी है, ठीक है, केस स्टडी के स्पेशली बता रहा हूँ, है ना। एक कंपनी है, वो कंपनी अपनी ग्रोथ करना चाहती है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहती है और ओवरऑल कंपटीशन चेक करना चाहती है, ओवरऑल अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ चेक करना चाहती है। तो वो कौन सा एनालिसिस करे और जिससे उसको कंपनी को पता चल सके कि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। यानी एक तो हमारी आंखों में वैल्यू होती है, हम बहुत बुद्धिमान, और एक मार्केट में वैल्यू क्या होती है वो माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल अपन को एक्सप्लेन करता है। तो बुक में देखा है तो 5 फोर्स एनाल माइकल साहब ने करा था। माइकल बोल दो, मिशेल बोल दो, ठीक है, मिशेल ज़्यादा सही है। मिशेल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, मिशेल, ठीक है। अब बताना मेरे को भी कि माइकल बोलूँगा कि मिशेल बोलूँगा, ठीक है। फ्रेमवर्क बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, यानी कि वैसे तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के बारे में एनालिसिस होता है। तो 5 इन्होंने एस्पेक्ट दिए। कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जी? ये एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है आपका थ्रेट ऑफ एंट्री, कि कोई नया बंदा आ गया मार्केट में तो क्या करेगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा थ्रेट ऑफ एंट्री इन्होंने नहीं सोची। किसने नहीं सोची? वोडाफोन ने नहीं सोची। आज वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ, जिससे वोडाफोन का शेयर आज काफ़ी कम हो गया है। वो क्यों सोची? एक साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम एम पैसा लॉन्च किया था। मतलब पेटीएम तो बहुत बाद में उन्होंने आइडियोलॉजी लगाई। एम पैसा, साउथ अफ्रीका, सूडान, ऐसी कंट्री में जहाँ पर पैसों के लिए बहुत समस्या थी, वहाँ पर उन्होंने खुद की एम पैसा करेंसी लॉन्च कर दी और काफ़ी बूम पर आ गई थी। उस कंपनी ने ये फर्स्ट थ्रेट के बारे में नहीं सोचा, ये एक्सटर्नल थ्रेट में आया। कौन सा थ्रेट है सर? यह है थ्रेट ऑफ एंट्री। उन्होंने नहीं सोचा कि कल उठ के जियो आएगा तो हमारी क्या हालत हो सकती है। कल उठ के कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी आ जाएगी तो क्या हम जो 300 रुपये पर जीबी डेटा चार्ज कर रहे हैं वो भी 3G का, क्या वो सही है? नहीं है। हम उससे कैसे निपटेंगे? तो फर्स्ट आपका कॉम्पिटिटिव का एनालिसिस होता है कि कोई नई एंट्री के बारे में आपको एनालिसिस करना होता है कि कोई नया बंदा आएगा तो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर मीन्स कि हम जिनको सेल कर रहे हैं उनके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। अगर उनके पास लो बार्गेनिंग पावर है तो हमारा बिजनेस हाई प्रॉफिट में होगा, और उनके पास हाई बार्गेनिंग पावर है तो हमारा बिजनेस लो प्रॉफिट में होगा। क्यों? जब मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है एक प्रोडक्ट बाय करने के, तब मेरा को बिजनेस कम प्रॉफिट में ही करना होगा, क्योंकि वो ए नहीं तो बी के पास चला जाएगा। जैसे कि आप देखिए सैमसंग, ओप्पो, वीवो ये कम प्रॉफिट पे काम करती हैं और एप्पल काफ़ी हाई प्रॉफिट में काम करती है। यानी एप्पल जो कंपनी है वो 50% प्रॉफिट लेती है, कम से कम 50% प्रॉफिट, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। बार्गेनिंग पावर इसलिए नहीं है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, जो यूनिकनेस, जो लग्जरी और जो स्टाइलिश सिंबल, जो कह सकते हो आप स्टेटस सिंबल कह सकते हो, एप्पल दे रहा है, वो ओप्पो वीवो नहीं दे पा रहे। ओप्पो वीवो फिर किस में लड़ रहे हैं? वो फंक्शन में लड़ रहे हैं। रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग ये सब फंक्शन में लड़ रहे हैं। तो ये कभी भी अपना प्राइस ज़्यादा नहीं कर पाते, है ना। एक एवरेज रेंज में 50,000 के कम में ही सब चलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने करा वैसे ही ये प्रोडक्ट अगल रेंज के चले जाएंगे और ये मार्केट जो इन्होंने कैप्चर कर रखा है अपर मिडिल क्लास का या मिडिल क्लास का, उनसे ये बाहर हो जाते हैं। तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कम हो जाते हैं, है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। सप्लायर मींस कि जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उससे हमारी बार्गेनिंग पावर कितनी है। यदि वो केवल हमें ही सप्लाई करता है तो हमारी बार्गेनिंग पावर हाई होगी। अगर हमारी बार्गेनिंग पावर हाई है, हमारी बार्गेनिंग पावर हाई है तो हमारा प्रॉफिट भी हाई होगा। अगर मैं किसी से 10, जैसे डीमार्ट की बार्गेनिंग पावर काफ़ी हाई है। अगर आज मैं सोचूं कि मेरा कोई प्रोडक्ट डीमार्ट में ले जाके रख दूं और डीमार्ट उसको सेल करे तो डीमार्ट नहीं करेगा। डीमार्ट कहेगा भाई जहाँ पे रखा है ना
पहले तो उस जगह का किराया दे तू आनंद, फिर मैं उसको किराया दूंगा, फिर कहेगा कि अच्छा इतनी यूनिट इस भाव में दे। पहले मैं किराया भी दे रहा हूँ उस जगह रखने का मेरा प्रोडक्ट, और फिर मेरा प्रोडक्ट वो लेगा तो बोलेगा मार्केट में तू 200 में बेचता है, यहाँ हम तेरे को 120 रुपये ही देंगे, फिर भी मेरे को वहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में आउटडेटेड हो जाता है जो डीमार्ट में प्रोडक्ट नहीं रखता है। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि एक रिटेल उनके पास कस्टमर की फुटफॉल है। तो सप्लायर की अगर बार्गेनिंग पावर हाई है, मत कि वो रॉ मटेरियल उसके पास अगर हाई है, वो जैसे डीमार्ट के पास हाई है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है ना। और अगर उनके पास बार्गेनिंग पावर लो हो गई तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत एक ही बंदा है खरीदारी करने के लिए, तो लो हो गया। समझ में आया? एक तो बार्गेनिंग पावर खुद की और एक बार्गेनिंग पावर कस्टमर की। एक मैंने अभी इससे क्या पहले बताया, बार्गेनिंग पावर तो हो गया। इससे ऊपर का पॉइंट क्या था अपना, थ्रेट ऑफ नई एंट्री, कोई नई एंट्री आ जाए तो। ये 3 फोर्सेस तो आपको समझ में आ गई होगी। 2 फोर्सेस देख लेते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब कि मेरे प्रोडक्ट के कितने अल्टरनेटिव है। जैसे आज IRCTC की बात करें, रेलवे की, तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, अपन को ट्रेन से नहीं जाना हो तो प्लेन से जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, बाय रोड जा सकते हो, बाय टैक्सी जा सकते हो, बाय पैदल निकल लो, है ना, लेकिन फिर भी उसको एग्जैक्ट सिमिलरिटी नहीं बोला जाएगा। एक ट्रेन की जगह दूसरी ट्रेन में भी बैठना हो तो भी मेरे को IRCTC की सर्विसेज लेनी होगी। एक बस की जगह अगर दूसरी बस में बैठना हो तो प्राइवेट के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं और सर्विस पब्लिक के भी ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जितना हाई होगा इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, इतना मेरा कॉम्पिटिशन हाई होगा। समझ में आ गया? लास्ट रह जाता है इंडस्ट्रियल राइवरी। इंडस्ट्रियल राइवरी का मतलब कि एक दूसरे की चीर प्रतिद्वंदिता, जैसे कोको कोला और पेप्सी, है ना, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, अब तो खैर बहुत सारे सिस्टर कंसर्न हो गए। तो कोक और पेप्सी के बीच में काफ़ी समय से एक तरीके की राइवरी चलती हुई आई है। इसके अलावा अगर कोई बात करें, जैसे अभी चल रहा है कौन से, एप्पल के फ़ोन और एक दूसरा वन प्लस, एप्पल और सैमसंग के चल रहा है ना, काफ़ी उसके मीम्स क्रिएट हो रहे हैं एप्पल और सैमसंग के बीच में, जिसमें एप्पल के बारे में ये यूनिक फीचर बताया जा रहा है, सैमसंग के बारे में वो यूनिक फीचर नहीं है। बहुत सारे इनके बीच में मतलब हिस्ट्री रही है राइवरी के बारे में। तो ये एक तरीके की राइवरी, आप मतलब कि प्रतिस्पर्धा कितनी है आपके बीच में, या दूसरे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कितने अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि एक मान के चलिए एक स्ट्रीट है, दोनों आलू का ठेला लगाते हैं, ठीक है, आलू पराठा बेचते हैं। मतलब एक जने ने भाव रख रखा है 30 रुपीज़ पर पीस, तो दूसरे को भी भाव 30 रुपीज़ पर पीस के अप्रोक्स ही रखना होगा। अगर सेम क्वालिटी सेम टेस्ट का आलू का पराठा है तो दूसरा 40 रखेगा, तभी जब टेस्ट बढ़ेगा। अगर टेस्ट नहीं बढ़ रहा है, दोनों की सेम क्वालिटी, तो आज नहीं तो कल कस्टमर डाइवर्ट हो ही जाएगा जिसने भी प्राइस कम रख रखी है। तो इंडस्ट्रियल राइवरी यानी साइमल्टेनियसली जो प्रोडक्ट मिलते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, ये हमारे 5 फोर्स हैं। तो मिशेल साहब या माइकल साहब के जो पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल हैं, उनकी इस तरीके से है। आप मान के चलिए, पहला है इंडस्ट्रियल राइवरी, फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, 5 चीज़ें याद हो गई, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके साथ में शायद हाँ यही 5 पॉइंट है। इसके साथ में हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ और ये सीरीज़ जल्द से जल्द और आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।